गुड मॉर्निंग एवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आई एम अरब कंसल एंड स्वागत है आपका वापस से इकोनॉमिक टाइम्स के एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द ब्रेक, और इसमें काफ़ी सारे रीजंस रहे। मैंने आपको कुछ इन्फॉर्म किया टेलीग्राम पर, और अब वापस मैं लेके आ गया हूँ। मैं फोकस वापस नहीं करूँगा कि क्यों सीरीज़ बन रही वगैरह। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। ये आज डेट है 23 जनवरी, हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। पहली न्यूज़ है Q3 नंबर्स, NOS मतलब नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म, शो फॉल इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। सबसे पहले क्वार्टर का मतलब मैंने आपको पहले कई बार बताया है। Q3 का मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, 1/4 ऑफ अ चीज़। एक ईयर का अगर आप क्वार्टर लेते हैं तो उसको जनरली इन नंबर्स के अंदर, कौन से नंबर्स, जैसे कंपनीज होती हैं उनको रिपोर्टिंग करनी होती है किस चीज़ की, कि कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी सेल्स करी, कितना कॉस्ट लगा एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो ये क्वार्टर का सिस्टम इसलिए यहाँ पे फॉलो होता है। Q1 आपका चलता है जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है आपका, ईयर के साइड में मैं लिख रहा हूँ, अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक, इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो नेचुरल सी बात है, हर क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं। अप्रैल, मई, जून पहला क्वार्टर होता है। इस तरीके से दूसरा क्वार्टर हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये Q3 है जिसकी अब बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आएगा आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। अब इसके अगला जो क्वार्टर होगा वो कितना होगा, Q4 होगा। उसके अंदर आपको मंथ्स बताने हैं कि कौन से होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब Q3 के नंबर्स का मतलब है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो लास्ट ईयर रहा उसके अंदर कितना इनका रेवेन्यू रहा, प्रॉफिट रहा कंपनीज़ का। इन्होंने क्या किया है, इकोनॉमिक टाइम्स का यहाँ पे रोल आता है। उन्होंने 240 कंपनीज़ जिन्होंने अपना Q3 के नंबर्स, ये जो प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ एक्सेट्रा ये निकाल दिए हैं, उनको सर्वे किया और उसके बेसिस पे स्टडी बनाई है। इसके अंदर क्या दिखता है, इसके अंदर दिखता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर ऐसा ट्रेंड है कि रेवेन्यू के अंदर फॉल देखने को मिला है एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर भी फॉल देखने को मिला है। फॉल मतलब रिड्यूस हो रही है वैल्यूज़। अब देख सकते हैं 7 क्वार्टर लो रेट ऑफ 18%। रेवेन्यू बढ़ता है 7 क्वार्टर लो रेट से। रेवेन्यू यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू। इसका मतलब ये है कि इंक्रीज के अंदर कमी आ रही है। जैसे क्या होता है कि अगर पिछले साल 100 रेवेन्यू था तो इस बार 110 का रेवेन्यू है, बट मान लेते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 120 का रेवेन्यू होगा। तो ये वाली फॉल की बात कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से रियलिटी के अंदर फॉल आ रहा है। तो लास्ट अगर हम बात करें तो 7 क्वार्टर से जितना जितना इंक्रीज हो रहा था रेवेन्यू के अंदर, उसके अंदर पिछले 7 क्वार्टर में सबसे कम रहा है इस क्वार्टर के अंदर, Q3 के अंदर लास्ट ईयर का, और वो 18% पे रहा रेवेन्यू का इंक्रीज़। और नेट प्रॉफिट का इंक्रीज़ सिर्फ 0.8% से रहा ओवरऑल इन 240 कंपनीज़ के अंदर, और वो पिछले 9 क्वार्टर्स के अंदर सबसे स्लोएस्ट है। अब आपको ये रेवेन्यू और प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे मतलब ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि कितनी आपने सेल्स करी, एंड प्रॉफिट होता है कि उसमें से अगर आप जब कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो कितना आपका प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ विद सिक्वेंशियल स्टेबिलिटी इन ऑपरेटिंग मार्जिन। अब आपका एक ऑपरेटिंग मार्जिन का कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, EBITDA। मैंने आपको अभी बताया कि आपने कितनी सेल्स करी, ये आपका रेवेन्यू होता है, ये आपकी अर्निंग्स होती हैं बेसिकली, और ये इससे अगर आप कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट आता है। बट आपको ये पता होगा कि कई बार कंपनीज को लोन लेना पड़ता है, तो उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, तो वो कहाँ पे आएगा। तो ऐसे तरीके के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको इस वाले प्रॉफिट से, इसको क्या बोलते हैं, इसको EBITDA बोलते हैं। EBITDA होता है अर्निंग्स बिफोर, EB का हो गया अर्निंग्स बिफोर, फिर आगे इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है, बट बिजनेस के लिए मतलब फाइनेंशियली या इन्वेस्टिंग तरीके से ज़रूरी है, ऑपरेटिंग तरीके से ज़रूरी नहीं है। तो अब इसके बाद हम ये सारी चीज़ें माइनस करते जाते हैं और हम धीरे धीरे करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पर, ये जो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर, ये नेट प्रॉफिट ग्रोज बाय 0.8%, इस पे पहुँचते हैं। बट ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात होगी तो हम इसी स्टेज पर रहते हैं। ये धीरे धीरे स्टेज वाली चीज़ है, तो हम इस स्टेज पर रहते हैं। इसके अंदर क्या पता चलता है कि आपका जो मेन बिजनेस है उससे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर उसके अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली, ये है कहना चाहते हैं, विद सिक्वेंशियल स्टेबिलिटी इन ऑपरेटिंग मार्जिन। ये जो EBITDA है, EBITDA की फुल फॉर्म भी आप एक बार लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, बाकी लोगों को हेल्प हो जाएगी। ये ऑपरेटिंग मार्जिन होता है, मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन भी लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग OPER एंड मार्जिन। तो
आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ले लिया यहाँ पर। नीचे भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो सैम्पल मतलब 240 कंपनी, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, 20.7% पर चला गया दिसंबर क्वार्टर के लिए। और हाउएवर इट रिमेन्ड वीक कंपेयर टू द ईयर अगो, यानी पिछले साल से तो ये भी कम हुआ है, बट ये फिर भी इतना कम नहीं हुआ है। मतलब ये अगर आप पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे 24.7% था, उससे 4% गिर गया है। बट अगर आप पिछले क्वार्टर से यानी Q2 से कंपेयर करते हैं, जो Q1 के बाद Q2 आएगा लास्ट ईयर का, उससे ये 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। 10 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.1%। आगे चलते हैं अब इसके आगे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे रखेंगे न्यूज़ को। रॉयल्टी पेमेंट्स टू यूके पेरेंट इन HUL's इंटरेस्ट। तो होता क्या है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे कंपनी सेटअप करती हैं कि जैसे मेरी सारी कंपनी है यहाँ पर, मान लो टाटा है, तो टाटा क्या करेगा, टाटा अपना एक ऐसी कंपनी सेटअप करेगा एक ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है, जैसे मालदीव्स है या केमैन आइलैंड्स हैं, ये सब है। तो वहाँ पे अपनी कंपनी सेटअप करेगा और उसके नाम पे अपने सारे राइट्स को बेच देगा, बहुत नॉमिनल वैल्यू पे बेच देगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, जो भी कर रही है, उसके ऊपर उनको एक रॉयल्टी पेमेंट देनी पड़ेगी उस वाली कंपनी को। और वहाँ पर क्या है, क्योंकि वहाँ पर टैक्स नहीं है, तो ये क्या हो गया, टैक्स इवेजन का तरीका हो गया। इस तरीके से काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स टैक्स बचाते हैं। अब HUL भी ऐसा ही करता है। HUL का एक यूके जो पेरेंट है, उसको जो रॉयल्टी पेमेंट्स हैं वो थोड़ी अब वापस से बढ़ गई हैं। तो ऑब्वियसली बात है, सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या ये भी HUL जितनी बड़ी कंपनी भी इस फ्रॉड प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं है। अब ये क्लियर करते हुए संजीव मेहता ने अपना इंटरव्यू दिया है। संजीव मेहता HUL के इंडिया के CEO हैं। HUL की इंडिया की जो उस वो ब्रांच कह लो या जो भी कॉर्पोरेट कह लो, उसके CEO हैं। तो उन्होंने बोला है कि द कंपनी गेट्स इमेंस वैल्यू फ्रॉम इट्स पेरेंट एंड दीज अरेंजमेंट्स प्रोवाइडेड विद सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव। तो अब इसके बाद एज फार एज द फेज इंक्रीज ऑफ 80 बेसिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा है कि 80 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ 0.8%। 0.8 का परसेंट का फेज्ड इंक्रीज यहाँ पे आया था इस रॉयल्टी पेमेंट के अंदर, इसीलिए ये सारे इनके ऊपर शक किया जा रहा है। और इनका इंटरव्यू हुआ है ED के अंदर और उन्होंने फिर ये क्लैरिफिकेशन दे दिया कि जो भी ये रॉयल्टी पेमेंट करनी पड़ती है इनको, उसकी वजह से काफ़ी कॉम्पिटिटिव एज इनको मार्केट के अंदर मिलता है, तो ये जस्टिफाइड पेमेंट है। और अब इनसे ये भी पूछा गया कि इन्वेस्टर को कैसे जस्टिफाई करोगे, तो इन्होंने अपना ये काफ़ी अच्छा आंसर दिया है। अगेन इसमें EBITDA इन्वॉल्व है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। EBITDA इन्होंने बोला कि हमारा EBITDA मार्जिन जो थे वो लास्ट 10 ईयर्स में 1000 BPS से बढ़े। 1000 BPS का मतलब वो 10% से बढ़े। BPS जितना भी लिखा होता है उसको आप 100 से डिवाइड करके उसको परसेंटेज में पढ़ सकते हैं। 80 BPS लिखा है मतलब 0.8%। आगे चलते हैं। एग्जेम्पशन लेस इनकम टैक्स रिजीम अंडर रिव्यू कुड सी चेंजेस। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब इनकम टैक्स रिजीम है एक। इनकम टैक्स रिजीम क्या होता है, किस बेसिस पे आप इनकम टैक्स की पेमेंट करते हैं। अब अभी तक क्या था, कुछ टाइम पहले तक 2013 तक अगर मैं बोलूँ, मतलब 2014 के अंदर से दूसरी रिजीम आई है। 2013 तक एक ही रिजीम थी, इसको ओल्ड रिजीम बोला जाता है आज की डेट में। अब उसके बाद 2014 के बाद एक न्यू रिजीम भी आ गई। न्यू रिजीम के अंदर क्या था कि बहुत सारा टैक्स सिंप्लीफाई कर दिया गया और उसके अंदर जैसे जो ओल्ड रिजीम थी उसके अंदर दो चीज़ें चलती थी, एग्जेम्पशन और डिडक्शन। अब ये मेरे कोर्स का पार्ट था लास्ट सेमेस्टर, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया इसका है, तो मैं आपको चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल चीज़ें बता दूँ। तो एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या फ़र्क होता है कि एक आपकी जैसे 5 इनकम टैक्स हमारा क्या करता है, 5 हेड्स के अंदर आपकी इनकम निकालता है, जिसके अंदर आपका सैलरी हो गया, आपका हाउस प्रॉपर्टी हो गया कि आपको कोई रेंट वगैरह मिल रहा है, आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया कि आपने कोई लॉटरी जीती या कुछ भी हो गया, आपको कोई शेयर से पेमेंट आई तो कैपिटल गेन हो गया, आपने कोई ज्वेलरी बेची तो कैपिटल गेन हो गया। इस तरीके से अगर आपका कोई बिजनेस है तो PGBP एक पूरा हेड है आपके लिए। प्रोफेशन है, अगर आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो PGBP है। अब ये 5 तरीके की इनकम को क्लब करके वो GTI बनाता है। GTI होता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर से आप माइनस करते हैं जितनी भी आपको एग्जेम्पशन मिलती है। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि इसके ऊपर आपको टैक्स देना ही नहीं है। जैसे आपकी सैलरी इनकम में एक बहुत अच्छा क्लॉज है, क्लॉज 16IA। इसके ये मतलब क्लॉज नंबर मतलब होता है लॉ के अंदर कहाँ पे रेफरेंस होती है चीज़। तो इसके अंदर आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। 50,000 सैलरी आपकी एग्जेम्प्ट होती है, तो वो 50,000 जैसी चीज़ें यहाँ से माइनस हो जाती हैं। फिर NTI निकलता है। NTI के बाद फिर वापस यहाँ से डिडक्शन माइनस होती है। फिर आपका प्रॉपर जो इनकम आती है जिसके ऊपर टैक्सेबल इनकम होती है, जो DI बोल सकते हैं आप उसको, टैक्सेबल इनकम। अब ये जो डिडक्शंस होती हैं ये सारी आपके चैप्टर्स 80C से 80U तक होती हैं।
80C से 80U तक होती है। अब डिडक्शन का मतलब होता है कि वैसे तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना था, बट हो सकता है कि आपने उस पैसे से कहीं पे इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करी है जहाँ पे गवर्नमेंट डिडक्शन देती है। हो सकता है आपने उसका कोई ऐसा खर्चा करा है, आपने मान लेते हैं अपने घर वालों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, तो उसके ऊपर आपको सेक्शन 80D होता है, उसके अंदर बेनिफिट मिलता है। इस तरीके से कुछ खर्चे होते हैं, अगर आपने वो करे हैं तो उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना, ठीक है। अब ये जो डिडक्शन और एग्जेम्पशन वाला पॉइंट था वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन को हटा दिया, बट जो टोटल इनकम होती है उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगता है जैसे 10% 20% ये वाला, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, इसको थोड़ा कम कर दिया, आप ये बोल सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम निकाली थी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है, जो एग्जेम्पशन लेस टैक्स रिजीम इसीलिए बोला जा रहा है न्यू रिजीम को, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम एग्जेम्पशन है। ऐसा नहीं है कि नहीं है एग्जेम्पशन, है कुछ एग्जेम्पशंस, बट बहुत कम है। तो उसके अंदर क्या बोला गया है, अब ये रिव्यू के अंदर है। रिव्यू के अंदर क्यों है, क्योंकि जो ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम मिलाकर टोटल में 75.2 मिलियन इनकम टैक्स की रिटर्न भरी गई लास्ट ईयर में अपना इंडिया के अंदर। बट इसके अंदर से केवल और केवल लेस देन हाफ अ मिलियन थी जो केवल न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भरी गई। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो न्यू टैक्स रिजीम इतनी अच्छी नहीं है कि उसको हमें फेज आउट कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, या फिर इतनी अच्छी है कि हमें उसका थोड़ा और प्रमोशन करना चाहिए कि और लोगों को पता चले इसके बारे में। हो सकता है कुछ जो CAs हैं या जो ऐसी फर्म्स हैं जो टैक्स रिटर्न भरती हैं लोगों की, वो लोगों को एजुकेट नहीं कर रही न्यू टैक्स रिजीम के बारे में, वो अपना कमीशन ज़्यादा बने इसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना टैक्स भर रही हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए यहाँ पे अब गवर्नमेंट कह रही है कि वो स्टेप्स लेगी। अब जो बजट आने वाला है, बजट आने में देखो, बजट आता है आपका 1 फरवरी को और इम्प्लीमेंट होता है, पास होता है सब कुछ, तो उसको पूरा फरवरी का मंथ लग जाता है, फिर मार्च के अंदर वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मार्च मतलब 31 मार्च से अप्रैल नए फाइनेंशियल ईयर से। तो ये 2 महीने का जो पीरियड होता है इसमें, और इससे पहले बहुत सारे सॉलिड पॉइंट्स के ऊपर न्यूज़ आने लग जाती हैं जिनके ऊपर चेंजेस हो सकते हैं बजट के अंदर, जैसे आपका टैक्स रेट हो गया, इसके अलावा GDP में ग्रोथ कैसे इंस्टॉल करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये सब चीज़ें किस किस इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलने वाला है, ये सब तो ये गवर्नमेंट बताने लग जाती है। आगे चलते हैं, बीच में पॉलिटिक्स का सेक्शन है, इसको हम इग्नोर करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लेके चलूँगा न्यूज़ को। यूनेक्स लुक्स फॉर 15 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ। यूनेक्स आप सभी को पता है एक बैडमिंटन की रैकेट कंपनी का ब्रांड है, जापानीज़ ब्रांड है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इसकी एक न्यूज़ आई है कि ये 15 to 20% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ को टारगेट करता है, मतलब करने का प्लान करेगा। विक्रमादित्य धार इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है सनराइज स्पोर्ट्स इंडिया के, जो यूनेक्स का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या होता है कि जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज बाहर की कंपनी है, बट उसका एक इंडिया में उन्होंने एक पार्टनरशिप कर रखी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि इंडिया में उनका कॉल माल सेल करेगा, तो उसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप करी है जुबिलिएंट फूड वर्क्स से। अगर आपने कभी नाम सुना हो तो ये लिस्टेड कंपनी है प्रॉपर, जुबिलिएंट फूड वर्क्स, और ये अपना पूरा डोमिनोज का डिस्ट्रीब्यूशन देखती है पूरा इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से ये काम करती है कंपनी। ये सनराइज स्पोर्ट्स इंडिया भी ये डिस्ट्रीब्यूटर है यूनेक्स का इंडिया के अंदर। विक्रमादित्य धार इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने ये प्लान किया है। अब बैंगलोर में इनकी एक पहले फैक्ट्री थी जो पहले बिगिनर्स के लिए या फिर रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए बैडमिंटन रैकेट्स बनाते थे। अब इन्होंने बोला है कि एक नई फैक्ट्री खोलेंगे जिसमें प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए ये रैकेट्स बनाएंगे। तो काफ़ी बेसिक न्यूज़ है, आपको समझ आ ही गया होगा। और अब ये जो नया प्लांट है इसके अंदर टी जॉइंट रैकेट्स, मतलब प्रोफेशनल वाले रैकेट्स, इनके लिए 2.5 to 3 मिलियन पर ईयर की ये इंक्रीज़ करेंगे प्रोडक्शन। तो ये काफ़ी इजी न्यूज़ है। आगे चलते हैं। अश्नी बियानीज Think9 वूज D2Cs टू को क्रिएट बिजनेस। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है को क्रिएट एंड थ्रासियो मॉडल का। मैं आपको एक आर्टिकल भी दूंगा नीचे, उसको आप पढ़ सकते हैं थ्रासियो मॉडल के लिए, जो यहाँ पे ये लिखा है इधर। अब इसके अंदर क्या है, थ्रासियो मॉडल में क्या होता है, अब इसके अंदर क्या है, Think9 सबसे पहले बात करते हैं। Think9 कंज्यूमर एक अश्नी बियानी की कंपनी है। अश्नी बियानी किशोर बियानी की डॉटर है। इनका किशोर बियानी का बिजनेस है फ्यूचर ग्रुप के अंदर। फिर फ्यूचर ग्रुप आपका एक FMCG सॉर्ट ऑफ ब्रांड आप बोल सकते हैं। तो अश्नी बियानी Think9 की फाउंडर हैं, कह सकते हैं, प्रमोट करती हैं, प्रमोटर हैं। प्रमोटर मतलब होता है कि जो बेसिकली फेस ऑफ द ब्रांड होता है। तो जनरली जो प्रमोटर होता है उन्होंने ही कंपनी इस्टेब्लिश करी होती है, बट फंडिंग वगैरह की वजह से उनकी ओनरशिप कम हो जाती है, तो बाकी लोग भी ओनर्स बन जाते हैं, बट मेन फेस ऑफ द बिजनेस वही रहता है। जैसे अगर आप पेटीएम की बात करें तो विजय शेखर शर्मा प्रमोटर हैं उसके।
तो इस तरीके से अब आगे बात करें, अब को क्रिएशन ऑफ अ बिजनेस क्या होता है, जो ऊपर लिखा है को क्रिएट करने का मॉडल। जैसे आप डव अगर आप देखते हैं HUL के अंदर बिकता है, HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हमने आज भी न्यूज़ देखी थी। तो डव जो है वो उसके अंदर सेल होता है। तो को क्रिएट बिजनेस क्या होता है कि कोई भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो छोटे बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करती है को क्रिएशन के लिए। वो क्या करेंगे, उनके साथ मिलकर अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, और जो बड़ा ब्रांड होता है जनरली वो बाद में अक्वायर कर लेता है उसको, और उसके बेसिस पे ही उसकी ब्रांडिंग के अंदर बेसिकली जो छोटा ब्रांड है वो अपनी सारे प्रोडक्ट्स को सेल करता है। अब थिंक9 जो है, थिंक9 ऐसी चीज़ें करने का प्लान कर रहा है कि वो D2C इसको रीच आउट करे ताकि को क्रिएट करे बिजनेसेस को। अब थ्रासियो क्या है, थ्रासियो एक कंपनी है बाहर। तो थ्रासियो बाहर की एक कंपनी है D2C ब्रांड के अंदर जो को क्रिएशन के अंदर इन्वॉल्व है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे अमेजॉन सेलर्स को रीच आउट किया जो बहुत इंडिविजुअल सेलर्स यानी घर पे प्रोडक्शन करते हैं या आउटसोर्स करते हैं प्रोडक्शन को, बस अपनी ब्रांडिंग लगा के माल बेचते हैं। तो उनको रीच आउट किया, उनको फंडिंग प्रोवाइड करी और पूरा एक हाउस ऑफ ब्रांड्स बनाया। हाउस ऑफ ब्रांड्स मतलब जैसे HUL है, HUL के अंदर आपका लाइफ बॉय भी बिकता है, डव भी बिकता है, बहुत सारे और ब्रांड्स आपको पता होगा वो बिकते हैं। तो इस तरीके से वो एक ब्रांड का एक उन्होंने हाउस बनाया ताकि कंज्यूमर ट्रस्ट बढ़े और एक ही ब्रांड के अंदर उनको सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो थ्रासियो के ब्रांड की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए इसको थ्रासियो मॉडल भी बोला जाता है, को क्रिएशन वाले मॉडल को। इसको आप थोड़ा लुक भी कर सकते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ CNG पावर्ड बोट्स इन वाराणसी टू राइज टू 2000। ये क्या है, ये गेल एक कंपनी है, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आप लुकआउट करना चाहते हो तो इनका स्टॉक प्राइस 100 के अराउंड चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके स्टॉक के मूवमेंट्स हैं रिसेंटली। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने क्या किया है, इन्होंने CNG जो अब बोट्स चल रही हैं गंगा रिवर वाराणसी में, तो वो उनका अभी नंबर है 580 के अराउंड, और उन्होंने यहाँ पर इनसे इंसेंटिव प्रोवाइड किए हैं कि वो अपना एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ईयर एंड तक 2000 पर ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ये किसकी स्टेटमेंट है, जो पुरी यहाँ पे लिखा है, तो ये ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी की स्टेटमेंट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं, ये कंपनीज वाला हो गया सेक्शन कवर। इसके बाद एक आपकी बीच में एक न्यूज़ है DOEPT से RODTEP से रिलेटेड। इसका मतलब है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन द जो भी आप फाइबर वाली चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। EEP की फुल फॉर्म मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जैसे अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट के ऊपर आपकी एक एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती है। अब होता क्या है, टेक्निकली तो जो खरीद रहा है उसको वो देना चाहिए क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे आप जब कोई चीज़ यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस बाय करते हैं तो उसके ऊपर आप एक GST पे करते हैं। अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो बायर है उसको कोई यहाँ पे ड्यूटी पे करनी चाहिए इंडिया को। बट होता क्या है कि बहुत मुश्किल है उसको रीच आउट करना, और इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन टैक्स का जो रिजीम है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। वो क्या करता है कि हम आपसे जो सेलर है, यहाँ से जो इंडिया का सेलर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे हम ड्यूटी ले लेंगे और जितनी उसको रिकवरेबल होगी बायर से उस बेसिकली वो अपना खुद इंटरस्टेट सेटलमेंट कर लेगा, और हम यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेटलमेंट पे बिलीव करते हैं, यानी जो सेलर है उससे ही हम टैक्स ले लेते हैं जितना भी उसके ऊपर बनता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है, तो एक्सपोर्ट को प्रमोशन के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो ड्यूटी का जो ले लेते हैं इनसे, बट जितनी रिकवर नहीं हो पाती, पहले गवर्नमेंट वो अपने पास रख लेती थी, बट 2014 से अगेन 2022 से अगेन ये एक सिस्टम आया कि जितनी भी ड्यूटी रिकवरेबल नहीं हो पाई, जैसे मान लेते हैं हमने एक्सपोर्टर एक पर्सन है, उसने 100 मिलियन के गुड्स को एक्सपोर्ट किया, उसके ऊपर मान लेते हैं 10% की हमने ड्यूटी ले ली 10 मिलियन की, तो उसको रिकवरेबल हो पाई सिर्फ, यानी उसको जो बायर था उसने सिर्फ ड्यूटी के नाम पे 8 मिलियन पेमेंट करा। तो जो 2 मिलियन का पेमेंट हमने ले लिया उससे, वो हम वो लॉजिकली तो हमें रख लेना चाहिए अपने पास क्योंकि पूरी ड्यूटी जितनी बनती है उतनी, बट हम एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट कि ये उसको वापस से रिफंड कर देती है, तो इस तरीके से वो पूरा रिकवर कर लेता है जितना भी अमाउंट होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि RODTEP के स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म मुझे याद आ गया है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन इसका ही है। इसका भी मैं एक आपको आर्टिकल नीचे दे दूंगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो उसमें क्या है, उनके अब जो इस स्कीम के अंदर रेट्स होते हैं, रेट्स मतलब जितने रेट पे आपको ये भी रिफंड मिलेगा, ये पूरा रिफंड जनरली नहीं मिल रहा होता, कितने रेट मतलब 2 मिलियन का 60% मिल जाएगा, 70% मिल जाएगा, इस तरीके से जो रेट्स हैं वो उन्होंने थोड़े से रिफॉर्म करा है, उसके अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन और ज़्यादा दिया है एक्सपोर्टर्स को। तो इसके लिए यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट सॉर्ट ऑफ है कि ये थैंक करना चाहते हैं जो पूरा इस आप कह सकते हैं कि
टेक्सटाइल वगैरह वाली जो इंडस्ट्री है पूरी, इसको थैंक करना चाहते हैं। आगे चले तो बहुत बेसिक सी न्यूज़ दो बचती हैं। इसके अंदर लिखा है निफ्टी लुक्स सेट फॉर अ प्री बजट रैली। प्री बजट रैली बेसिकली बजट से पहले का टाइम दर्शाती है बस, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि बजट से पहले स्टॉक मार्केट ऊपर जाता ही जाता है। वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर होता है कि कितना मूवमेंट रहेगा या किस डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगा। आगे चलते हैं। इंश्योरर्स वांट एनपीएस टैक्स एग्जेम्पशन फॉर देयर पेंशन स्कीम्स टू। अब मैंने आपको आज ही टैक्स की बात की है, इसलिए मैंने न्यूज़ थोड़ी ले ली है, हालांकि ये बहुत टेक्निकल न्यूज़ है। होता क्या है, जैसे मैंने आपको डिडक्शन के बारे में बताया आज, डिडक्शन आपकी बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर मिलती है, यानी आप सेक्शन बोल सकते हैं लॉ के सेक्शन। उसके अंदर कुछ सेक्शन होते हैं 80C, 80CCD। 80CCD के अंदर 80CCD 1, 1B और 2 आता है। ये 3 सेक्शन इसके अंदर आते हैं और ये एक अलग सेक्शन है। अब 80C के अंदर क्या होता है कि आपके बहुत सारे खर्चे एग्जाम्प्ट हो जाते हैं अप टू अ लिमिट ऑफ 1.5 लाख रुपीज़। यानी जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था इंश्योरेंस का, इसके अलावा आपको अगर आपने कोई एनपीएस के अंदर अप्लाई किया है, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अप्लाई किया है, ये सैलरी वगैरह वाले लोग होते हैं वो जनरली कर देते हैं, या नॉन सैलरीड पर्सन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी ऐसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स थे पहले, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है या जो भी, तो कई सारे बहुत सारे खर्चे हैं, एक लिस्ट ऑफ खर्चे दे रखी है बैंक गवर्नमेंट ने, वो टोटल मिला के आपका अगर आप 1.5 लाख तक खर्चा करते हैं तो जितना भी खर्चा करते हैं उसमें से 1.5 लाख का एग्जाम्प्ट हो जाता है। अगर आपने टोटल 3 लाख का इंश्योरेंस पे किया तो 1.5 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि पेंशन के लिए, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए, एनपीएस जो मैं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की स्कीम है पेंशन के लिए। अब इसने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसका प्रमोशन करने के लिए एक अलग से सेक्शन बना दिया 80CCD 2। इसके अंदर गवर्नमेंट एनपीएस के ऊपर, एक तो इसके अंदर भी इंक्लूड करती है गवर्नमेंट, इसके अंदर आप जितना भी देना चाहते हैं पहले इसके अंदर 1.5 लाख में से कटेगा। इसके बाद अगर आपका और बच जाता है एनपीएस का पेमेंट तो 50,000 आप 80CCD 2 के अंदर भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने किया यहाँ पर। इससे अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत टाइम से इसके ऊपर ऑफेंडेड हैं, तो अब क्या चाहती हैं वो, अब चाहती हैं कि वो उनकी भी पेंशन स्कीम को अलग से एग्जेम्पशन मिले, तो इस तरीके से ताकि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ सके। तो ये यहाँ पर इसकी बेसिक डिमांड है। अब आप आई होप समझ गए होंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। एंड ये 80CCD 2 वाला मैं आपको एक आर्टिकल का लिंक दे दूँगा नीचे, एनपीएस आप रेफर कर सकते हैं उसमें। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई प्रोविजन नहीं किया है कि इस बजट में वो एनपीएस के अलावा प्राइवेट पेंशन स्कीम्स को भी अलाउ करेंगे 80CCD 2 के अंदर या 80CCD 1 के अंदर। बट जो भी अगर अपडेट इसको आता है तो हम बाद में कवर करेंगे। सो दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।